रीबर्थ इफ डेविल्स हार्टलेस एंजल, एपिसोड 6, सिसोदिया मेंशन में। सभी लोग लंच के लिए अर्जुन का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी घर आ जाता है। वह आकर अनाहिता और राजवीर के पैर छूता है। वहीं राजवीर और अनाहिता भी खुश होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। हमेशा खुश रहो, और अब शादी कर लो, उम्र हो रही है तुम्हारी भी। अब तुम जवान नहीं रहे हो। हाँ बेटा, अनिरुद्ध और नेहा को भी उनकी बहू की इच्छा होगी ना। कब तक कुंवारे रहोगे तुम? अनाहिता भी राजवीर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है। उन दोनों की बात सुनते ही अर्जुन की नजरें सीधा महक की ओर पड़ती है, जो उनकी बात सुनकर अपना सर झुकाए खड़ी हुई थी। उसे देख अर्जुन हंसते हुए कहता है, आंटी आप ठीक कह रहे हो, पर अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। अब आप ही मेरे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो ना। उसकी बात सुनकर अनाहिता हंसते हुए कहती है, ठीक है बेटा, तेरे लिए तो चांद सी दुल्हन लाऊंगी मैं। उनकी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी सिया डाइनिंग टेबल सेट करके आते हुए कहती है, मोम डैड, खाना लग गया है, आप लोग जल्दी आ जाए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां सिया ने सबकी पसंद का कुछ न कुछ बनाया हुआ था। सभी लोग हंसी खुशी एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऐसे ही सबका लंच कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद विराज राजवीर अथर्व और अर्जुन के साथ स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहीं सिया महक और अनाहिता हॉल में बातें कर रहे थे, जहां अनाहिता उन्हें विराज के बचपन की बातें बता रही थी, जिसे सुनकर सिया कभी हैरान होती तो कभी खिलखिला कर हंस पड़ती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। सिया ने पहले ही डिनर बनाने के लिए बोल दिया था। उसके ज्यादा इंसिस्ट करने के कारण वो लोग वहीं डिनर करते हैं। जब वो चारों वापस सिसोदिया हवेली जाने वाले थे तो सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो थोड़ी देर में ही उनसे बहुत अटैच्ड हो जाती है। मोम डैड, आप लोग कुछ दिन यहाँ नहीं रह सकते हो क्या? उसकी बात सुनकर अनाहिता और राजवीर एक और जहाँ खुश थे वहीं घर जाने के नाम पर उदास भी। पर वो दोनों बच्चों को प्राइवेसी देना चाहते थे, तभी तो जल्दी से उनका पोता या पोती उन्हें मिल पाते। वो सिया के बालों को सहलाते हुए बोलती है, हम अगली बार फिर आएंगे बेटा, और तुम भी तो हमसे मिलने आओगी ना बेटा। आखिरकार वो भी घर है तुम्हारा, और मुझे मेरी बेटी का इंतजार रहेगा। कहकर वो कार में बैठ जाती है। अथर्व और महक ड्राइविंग सीट और पैसेंजर की सीट पर थे, वहीं राजवीर और अनाहिता पिछली सीट पर बैठे थे। सिया उन्हें बाय बोलते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में अनाहिता भी अपना हाथ हिला देती है। ओल्ड सिसोदिया हाउस। मनमोहन जी अपने रूम में बैठे हुए थे। उनके हाथों में एक फोटो एल्बम पकड़ा हुआ था, जिसे वो बड़े प्यार से देख रहे थे। उस एल्बम के एक फोटो में उनकी धर्मपत्नी शालिनी जी, वो राजवीर, अनाहिता और छोटा सा विराज, उसकी उम्र उस समय 3 या 4 वर्ष रही होगी, उनकी गोद में बैठा हुआ था। उन सब के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वहीं एक फोटो में मुकेश रागिनी और राहुल के साथ थे। उस समय उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। वो उस वक्त को याद कर रहे थे जब उनके पास बेशक पैसे कम थे, लेकिन उनके पास उनकी ताकत, उनके दोनों बेटे थे। उन्होंने या उनकी बीवी ने कभी उन दोनों में डिफरेंस नहीं किया था। लेकिन मुकेश के लालच ने सब खत्म कर दिया। आज वो राजवीर और उसके परिवार को दूर से ही देख सकते हैं। ऐसा नहीं था कि राजवीर या उसके परिवार ने उन्हें मिलने से मना किया है, पर वो जानते थे मुकेश अपनी जलन और लालच में राजवीर और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। MS कंस्ट्रक्शन कंपनी उन्होंने अपने दम पर खड़ी की थी। राजवीर की मदद के लिए उन्होंने 20% हिस्सेदारी बेच दी थी। बचे हुए से 40% मुकेश ने अपने नाम करवा लिए थे। 10% राहुल के नाम पर थे, लेकिन अभी भी 20% हिस्सेदारी उनके ही नाम पर थी कंपनी में। वो अपने शेयर कहीं राजवीर या उसके परिवार को न दे दे, इसलिए वो उन पर कड़ी नजर रखते थे। वहीं मुकेश के कमरे में मुकेश किसी को फोन लगा रहा था। फोन की बेल बज रही थी, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था, जिसकी वजह से उनका गुस्सा आसमान छू रहा था। तीसरी बार फोन करने पर सामने वाला शख्स फोन उठाता है। उसके फोन उठाते ही मुकेश का गुस्सा उस पर झड़ जाता है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो सामने वाला शख्स हंसते हुए कहता है, इतना गुस्सा करोगे तो तुम्हारा BP बढ़ जाएगा और हॉस्पिटल ले जाने की नौबत पड़ जाएगी। नुकसान तुम्हारा ही होगा। तुम अभी भी कैसे शांत रह सकते हो? कोई उस पुलिस केस को रीओपन करवा रहा है। तो क्या हुआ, इससे पहले भी 2 बार किसी ने जांच करवाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार भी उन्हें हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वो इसी बात पर इशारा करेगा, जो भी हुआ वो राजवीर को गलती से हुआ है। लेकिन कोई भी केस दोबारा रीओपन नहीं हुआ था ना। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हुई थी बस, जिसे हमने जैसे चाहा वैसे मोड़ दिया था पैसे खिलाकर।
पर अब बात अलग है। इतनी चिंता मत करो मुकेश, नहीं होगा तो हम सब गवाहों को रास्ते से हटा देंगे। जब गवाह ही नहीं होंगे तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? वह हंसते हुए बोलता है। मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। तुम्हें जो करना है करो, बस मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए। नहीं तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहकर मुकेश फोन काट देता है। सिया और विराज सबको बाय बोलकर अंदर आ जाते हैं। आज अर्जुन भी कपूर मेंशन वापस चला जाता है। वो सिया और विराज की नजदीकियों के लिए ही वहां रुका हुआ था। घर के अंदर आते ही जो सिया सबसे हंसकर बात कर रही थी वो सीधे ही विराज का इग्नोर करके चली जाती है। उसे ऐसे जाते देख विराज कंफ्यूजन में अपना सिर हिला देता है। जहां सिया अपने रूम की तरफ जाती है वहीं विराज स्टडी रूम में अपनी फाइल्स के बीच डूब जाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिया फ्रेश होकर बाहर निकल जाती है। आज वह काफी ज्यादा थक चुकी होती है। सिया हेडबोर्ड पर अपना सिर टिकाए बैठी हुई थी। वो पिछली रात के सपने के बारे में सोच रही थी। उसे रह रहकर याद आ रहा था, मानो वो एक जंगल में घिरी हुई थी। वो वहां कुछ ढूंढ रही थी। उस घने भयानक जंगल में घुप अंधेरा छाया हुआ था। उसके कानों में एक ही आवाज आ रही थी। उसे कैसे भी करके उस चीज को ढूंढना था। उसे ढूंढ कर ही वो सबकी जान बचा सकती थी। तभी उसे विराज और अर्जुन की दर्द भरी आवाजें आने लगती है जो उससे मदद मांग रहा था। सिया उन आवाजों का पीछा करने लगती है। वो विराज को ढूंढते ढूंढते और गहराई में चली जाती है। वो इस जंगल में खो जाती है। वहीं विराज की तड़पती हुई आवाजों के साथ कुछ खौफनाक आवाजें बीतते वक्त के साथ उस माहौल को और डरावना बना रही थी। सिया उस सपने के बारे में सोचते ही डर जाती है। उसके माथे पर हल्का पसीना छा जाता है। सिया होश में आकर अपने पसीने को साफ करती है। वह उस तरफ से अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए अपने पर्सनल स्टडी रूम में चली जाती है। एक हफ्ते बाद सिसोदिया इंटरप्राइजेस में कामिनी एक ब्लैक कलर की पैंट और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। पैरों में 4 इंच की पेंसिल हील्स, कॉन्फिडेंट वॉक उसे बाकी लोगों से अलग कर रहा था। वह रिसेप्शन पर जाकर कहती है, मुझे आपके सेव से मिलना है। उद्धरण चिन्ह। रिसेप्शन से उसे देखकर कहते हुए, ऑक मैडम, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? कामिनी कॉन्फिडेंटली कहती है, यस आई हैव। रिसेप्शनिस्ट अपने कंप्यूटर पर चेक करते हुए विनम्रता से बोलती है, मैडम आप वेटिंग रूम में बैठिए, सर अभी मीटिंग में है। 20th फ्लोर रूम नंबर 6, कहकर वो मुस्कुरा देती है। कामिनी उसके बिहेवियर से बहुत हैरान थी, क्योंकि आज उसका व्यवहार रुड न होकर रिस्पेक्ट भरा था। तभी उसकी नजर लिफ्ट में लगे मिरर पर जाती है, जहां उसका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था। फर्क उसके कपड़ों में था। आज उसने कोई रिवीलिंग ड्रेस नहीं पहनी थी। उसके मेकअप से लेकर कपड़ों तक हर चीज सुबह उसके घर में पहुंच चुकी थी। वो आज एकदम अलग ही लुक दे रही थी। तभी शायद उसे उस अननोन नंबर वाले ने सब कुछ अरेंज कर दिया था। वहीं विराज के केबिन में, अमन, सर आपकी मीटिंग 15 मिनट बाद नायर इंडस्ट्री के साथ है। उद्धरण चिन्ह। नायर इंडस्ट्री का नाम सुनते ही विराज के चेहरे के भाव बिगड़ जाते हैं। वह स्ट्रिक्ट आवाज में कहता है, मीटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आ रहा है? अमन, सर मिस नायर आ रही है। अमन की बात सुनकर विराज का मुंह बन जाता है। वो मेकअप की दुकान यहाँ क्या कर रही है? क्या उन्हें कोई और नहीं मिला था मीटिंग में भेजने के लिए? अमन क्यूरियोसिटी से उससे पूछता है, सर क्या आप सच में ये प्रोजेक्ट उनके साथ करना चाहते हैं? विराज बिना किसी एक्सप्रेशन से बोलता है, मम, अगर हमें प्रॉफिट होगा प्रोजेक्ट से तो जरूर करूंगा। और वैसे भी वो कंपनी सिया की ही है, तो इनडायरेक्टली वो मेरी ही हुए ना। उसकी बात सुनकर अमन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो दोनों मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में विराज और अमन 1 मिनट के लिए कामिनी को देखकर हैरान रह जाते हैं। कहाँ नाम मात्र कपड़े पहनने वाली लड़की आज एक परफेक्ट बिजनेस वूमन बनकर उनके सामने खड़े थी। उसे ऐसे देखकर अमन विराज के कान के पास जाकर कहता है, सर आज मिस नायर एक अलग ही रूप में नजर आ रही है। लगता है वो नायर इंडस्ट्री को संभालने के लिए तैयार है। अमन की बात सुनकर विराज सीरियस होकर कहता है, सिर्फ लिबास बदलने से किरदार नहीं बदल जाता है। सांप को तुम कितना भी दूध क्यों न पिला दो वह डंक मार ही देगा। वैसे ही ये सामने खड़ी लड़की है। विराज की बात सुनकर अमन अपना सर हिला देता है। वहीं कामिनी सामने आकर विराज को प्रोफेशनल वे में गुड मॉर्निंग विश करती है। थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू होती है, जिसमें कामिनी अपनी बात कॉन्फिडेंट वे में रखती है। मीटिंग खत्म होते होते सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। उसकी परफॉर्मेंस देखकर विराज और अमन को कुछ शक होता है, लेकिन बिना सबूत के वो उसे कुछ नहीं कह सकते थे।
तभी कामिनी विराज से पूछती है, मिस्टर सिसोदिया, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? विराज अपने एक्सप्रेशनलेस फेस से उसे कहता है, एस यू नो मिस नायर, सिसोदिया एंटरप्राइजेज अपने बेहतरीन काम के लिए जानी जाती है। तो हमें आपको साथ कोलेबोरेट करने की क्या जरूरत है? हम डिजाइनर और मॉडल दोनों अपने लॉन्च कर सकते हैं। वही कामिनी भी प्रोफेशनल तरीके से उसे जवाब देती है, मिस्टर सिसोदिया, मैं मानती हूँ आपके पास अपने रिसोर्सेस है, लेकिन नायर इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट के एरिया में कई सालों से है और हम अपने बेस्ट मॉडल्स को आपके डिजाइन रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस कोलेबोरेशन के कारण हमारे साथ आपका भी फायदा है। विराज कुछ देर सोचकर उस प्रोजेक्ट के लिए अपनी हाँ कह देता है। वो लोग कुछ फॉर्मेलिटी के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। वही कामिनी कुछ देर बाद बिल्डिंग से बाहर निकलकर राहुल को मैसेज कर देती है, काम हो गया। सिया के कॉलेज में सिया, अभिमन्यु और रैना क्लास लगाकर बाहर आते हैं तो रैना सिया से पूछती है, यार हम लोग ऑलमोस्ट पास आउट होने वाले हैं, टाइम कितनी जल्दी बीत गया ना। वही अभिमन्यु भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है, मैंने इतना लेट ज्वाइन किया कॉलेज, अब मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी। सिया और रैना भी एक साथ बोल पड़ती है, हमें भी तुम्हारी याद आएगी। वैसे फेयरवेल पार्टी में तुम क्या करने वाले हो? उसकी बात सुनकर अभिमन्यु कहता है, हम क्यों कुछ करेंगे, हमारे लिए तो जूनियर करेंगे ना। उसकी बात सुनकर सिया सिर हिलाते हुए बोलती है, नहीं, इस दिन हमारे कॉलेज में सीनियर्स को भी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। मैं तो सॉन्ग करूंगी और रैना डांस, तुम क्या करे वाले हो? उद्धरण चिन्ह। वो लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अभिमन्यु क्या करेगा जब उसका फोन रिंग होने लगता है। फोन आते देख उसके चेहरे पर चमक आ जाती है, जिसे देख सिया रैना उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हारे चेहरे पर ये रौनक की रही है, दिलदार का फोन है। सिया और रैना अभिमन्यु से कहती है, चेहरे की रौनक बता रही है, किसी खास का फोन है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों ज्यादा सोच रही हो, मुस्कुराते हुए अभिमन्यु कहता है। तो बताओ किसका फोन था? सिया उत्सुकता से कहती है। अभिमन्यु सर हिलाते हुए कहता है, एक दोस्त का था, उसे आज फाइनली जॉब मिल गई। ओह, तो हमारी तरफ से अपने दोस्त को कंग्रेचुलेशंस बोल देना। रैना मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है गाइस, अब मुझे जाना होगा, वो पार्टी दे रहा है क्लब में, तो कल मिलते हैं और मैं कल ही बताऊंगा किस चीज में पार्टिसिपेट करूंगा, विराज जाते हुए बोलता है। एलिट क्लब में राहुल और कामिनी क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। कामिनी इस वक्त एक मिड लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। स्मोकी आइज, हाई हील्स, हेवी मेकअप में वो हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। फाइनली आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब बस विराज की बर्बादी के दिन शुरू हो गए। एक कॉन्ट्रैक्ट से वो क्या बर्बाद होगा, तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हारा भाई इस टाइम इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे। कामिनी राहुल से कहती है, वो बर्बाद तो नहीं होगा, लेकिन बेइज्जत जरूर होगा। क्या मतलब तुम्हारा? प्लान का अगला पार्ट हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन हम पूरी तरह उसके भरोसे पर भी नहीं रह सकते हैं। वो बात तो सही है, पर हम करेंगे क्या? कामिनी वाइन पीते हुए कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, पर हमें इस प्रोजेक्ट के फिनिश होने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद तो उसका काम तमाम। राहुल एक शातिर स्माइल करते हुए बोलता है, लेकिन उस सिया को तो हम उससे पहले रास्ते से हटा सकते हैं ना। कामिनी आई विंक करते हुए कहती है, हटा तो सकते हैं, लेकिन ये काम छुपके करना होगा। क्यों? उसने सिया को नुकसान पहुंचाने से साफ मना किया है, शायद उसका भी दिल आ गया होगा, आखिरकार ठीक ठाक माल है, एक बार तो मैं भी चखना चाहता हूँ। राहुल गंदी सी स्माइल देते हुए कहते हैं, तो इंतजार किस बात का है, जब मौका मिलेगा तो शिकार कर लेना। कामिनी उसे कहती है। तभी दिव्यम वहां पहुंच जाता है, किसका शिकार करने वाले हो तुम दोनों? तुम्हारी महबूबा का, राहुल हंसते हुए बोलता है। उनकी बात सुनकर दिव्यम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मुझे शामिल करना मत भूलना, बड़ा इंतजार किया है मैंने भी। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे सिसोदिया हाउस में। सिया कॉलेज से आने के बाद अपने स्टडी रूम में बैठी हुई थी। वह 3 घंटे से वहां काम कर रही थी। वही विराज जब घर आया तो सिया को ढूंढ रहा था। जब उसे सिया रूम में नहीं मिलती तो वह समझ जाता है कि सिया अपने स्टडी रूम में होगी। वह फ्रेश होकर सोफे पर बैठकर अपना फोन चलाने लगता है। तकरीबन आधे घंटे बाद सिया भी रूम में आकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब वह फ्रेश होकर आती है तो विराज भी उसकी तरफ जाकर उसे कमर से पकड़ लेता है। बीवी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने पति पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए? विराज उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए कहता है। सिया बस उसे देखकर मुस्कुरा देती है।
जिस पर विराज उसे अपनी तरफ करके उसके माथे पर किस करता है। नहाकर आने की वजह से सिया की त्वचा हल्की गुलाबी हो गई थी। वो देखने में और ज्यादा एल्यूरिंग लग रही थी। विराज उसे प्यार निहार रहा था, वहीं सिया भी उसकी आंखों में देख रही थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। कुछ सेकंड्स में ही उन दोनों के होंठ एक दूसरे को पूरे पैशन से किस कर रहे थे। विराज के होंठ सिया के होंठों को काटना शुरू कर देते हैं। वहीं सिया के हाथ विराज की गर्दन से होते हुए उसकी पीठ पर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सिया को सांस लेने में दिक्कत होती है तो विराज उसे छोड़ देता है। आई मिस्ड यू बीवी कहकर वो एक बार फिर सिया के फोरहेड को चूम लेता है। चलो डिनर करने के लिए चलते हैं, बाकी का खाना खाने के बाद कंटिन्यू करते हैं, कहते हुए विराज सिया को वहां से डाइनिंग हॉल की तरफ ले जाता है। कपूर मेंशन में अर्जुन आज इतने दिनों बाद अपने रूम में आया था। यूं तो उसे विराज के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका वहां जाने का मकसद सिर्फ सिया और विराज को करीब लाना था, जो कि पूरा हो चुका था। अब उसे बस अपने मोटिव पर ध्यान लगाना था, और वो था कपूर इंडस्ट्री को ऑफिशियली ज्वाइन करना और महक को अपनी बनाना हमेशा के लिए। इसके लिए उसने और सिया ने पहले ही पूरा प्लान बना लिया था। वो डिनर करके अपने रूम में लेटा हुआ था जब उसका फोन रिंग होने लगता है। फोन पर महक का नाम देखकर उसके चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब सिया ने रात के समय उसे फोन किया हो। अर्जुन कुछ सोचकर उसका फोन उठा लेता है। सामने से महक की मिट्टी सी आवाज आती है, जिसे सुनकर अर्जुन के मुख पर एक मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ जब महक को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो जोर से बोलती है, हेलो भाई के बेस्टी, कहाँ चले गए तुम? उसके जोर से बोलने की वजह से अर्जुन का ध्यान टूट जाता है। अर्जुन हड़बड़ा कर कहता है, कहीं भी तो नहीं गया था। तुम बोलो, इतनी रात गए फोन किया, कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ, वो अगले हफ्ते फेयरवेल पार्टी है, बिजनेस डिपार्टमेंट वालों ने कपल थीम रखी है। महक सीधे मुद्दे के बात पर आते हुए बोलती है। महक की बात सुनकर विराज अनजान बनते हुए कहता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? विराज के इस तरह अनजान बनने की वजह से महक इरिटेट होने लग जाती है। मुझे तुम्हारी मदद इसी दिन के लिए चाहिए थी डफर। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन देखकर अर्जुन भूलने का ड्रामा करते हुए कहता है, ओह सॉरी सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा, पर पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से स्किप ही हो गया ये। पर मुझे करना क्या है? उद्धरण चिन्ह। अच्छा, कोई बात नहीं और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कल से आप एक आओ निकाल कर मेरे साथ डांस प्रैक्टिस कर लिया करो, तभी तो आप परफेक्ट पार्टनर बन पाओगे। महक अर्जुन को मस्का लगाते हुए बोलती है। महक की बात सुनकर अर्जुन कुछ देर सोचकर डांस प्रैक्टिस के लिए हामी भर देता है। वो अलग बात है कि अर्जुन तो कब का तैयार बैठा हुए था। थोड़ी देर और बात करके महक भी फोन काट देती है। वहीं अब महक से बात करके अर्जुन के मुंह पर एक प्यारी सी मुस्कान ने घर बना लिया था। सब अपने अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे थे। सिया, अभिमन्यु, रैना, महक और कामिनी का कॉलेज में लास्ट वीक था। फेयरवेल के एक हफ्ते बाद उनके एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए सब फेयरवेल पर खूब मजे करना चाहते थे। लेकिन जरूरी नहीं होता है कि सब आपकी खुशी में खुशी हो। एक और जहां सिया और रैना फेयरवेल को लेकर एक्साइटेड थी, उन्होंने अपनी खुशी में अभिमन्यु को भी शामिल कर लिया था। एक और जहां अभिमन्यु सिया को पहले से ज्यादा पसंद करने लगा था, वहीं दूसरी ओर कामिनी ने सिया की बर्बादी का पूरा इंतजाम कर दिया था। सिया का अपने पापा का बिजनेस हैंडल करने का डिसीजन उसकी अपनी लाइफ के लिए खतरा बनता जा रहा था। इन सब से अनजान फेयरवेल के लिए एक्साइटेड सिया और रैना शॉपिंग करने के लिए सिटी मॉल निकल जाती है। इस मॉल में 50% हिस्सेदारी सिसोदिया एंटरप्राइजेस की थी, वहीं 50% इस कॉर्पोरेशन की एज अ थर्ड की कंपनी थी हो मॉल और होटल में इन्वेस्ट करती थी। लगभग 2 घंटा बीत जाने के बाद भी वो दोनों खाली हाथ थी, क्योंकि दोनों को ही कोई सूटेबल ड्रेस नहीं मिल रही थी। थक हार कर वो दोनों कैफेटेरिया में बैठ जाती है। सिया अपने लिए चीज पिज्जा विथ लॉट ऑफ वेजिटेबल ऑर्डर करती है, वहीं रैना नूडल्स विथ मंचूरियन ऑर्डर करती है। दोनों एक बार फिर खाना खाकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। इस बार वो एक हाई एंड स्टोर में गई थी, जहां लिमिटेड एडिशन के कपड़े मिलते हैं। इस स्टोर में इंडियन, एथनिक, ट्रेडिशनल, वेस्टर्न हर टाइप के कपड़े मिल जाते थे। सिया और रैना सीधा कॉलेज से हो शॉपिंग करने के लिए आए थे। इन दोनों को नॉर्मल कपड़ों में देखकर सेल्स पर्सन भी हैरान थे, क्योंकि कुछ दिन पहले सिया और विराज की फोटो हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी। सिया के स्टेटस के हिसाब से उसे महंगे ब्रांडेड कपड़े शूज पहनने चाहिए थे। तभी उनमें से एक सेल्स विमन उन दोनों के पास आती है, मैडम, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं?
उसे देखकर वो दोनों एक साथ स्माइल करते हुए बोल पड़ती है, नो थैंक्स, वी विल मैनेज। कहकर सबसे बेखबर वो दोनों अपने लिए कपड़े देखने लग जाती हैं। वहीं इस मॉल में निशा, जो कामिनी की फ्रेंड होती है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है। जैसे ही उसकी नज़र सिया पर पड़ती है, वो कामिनी को फोन कर देती है। दूसरी तरफ से कुछ सुनकर उसके चेहरे पर एक भद्दी सी स्माइल आ जाती है। वहीं सिया वहां रखे साड़ियों के कलेक्शन को देखती है, जो उसे पहली नज़र में पसंद आ जाती है। सिया अपने लिए 2 साड़ी पसंद करती है, जिस पर एक बनारसी साड़ी थी और दूसरी भी हैवी पार्टी वियर साड़ी थी, लेकिन वो कॉलेज पार्टी के लिए सूटेबल नहीं थी। उन दोनों साड़ियों को देखकर रैना उससे कहती है, मैडम, हमें फेयरवेल के लिए ड्रेस चाहिए, किसी की शादी में जाने के लिए नहीं। उसकी बात सुनकर सिया मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ मेरी जान, मैं जानती हूँ। ये साड़ियाँ तो मैंने एक मॉम के लिए और एक अपने लिए खरीदी है, जब मैं उनसे मिलने जाऊंगी तब उन्हें दे दूंगी। तो अपने लिए कब कपड़े लेगी तू? देख, मैंने ये साड़ी अपने लिए सेलेक्ट की है। ये एक वायलेट कलर की शिम्मरी साड़ी थी। इसका फैब्रिक सॉफ्ट और स्टाइलिश था। इस साड़ी का ब्लाउज बैकलेस था, जो पीछे से 2 डोरियां से बंधा हुआ था, वहीं आगे से डीप नेक थी, जिसकी वजह से उसके क्लीवेज दिखने आम बात थी। जिसे देख सिया उससे कहती है, मेरे ख्याल से तुम्हें 2 ब्लाउज खरीदने चाहिए, क्योंकि इस वाले में तो तुम नहीं जा सकती हो। सिया की बात सुनकर रैना कंफ्यूजन से उसे पूछती है, क्यों? उसका सवाल सुनकर सिया के चेहरे पर एक नॉटी स्माइल आ जाती है। इससे पहले वो कुछ बोलती, रैना उसका मुंह बंद कर देती है। मैं समझ गई मेरी माँ, अब चुप हो जा। उसकी बात सुनकर सिया एक बार फिर उसे स्माइल देकर हंसने लग जाती है। रैना उसे इग्नोर करके सिया के लिए साड़ी देखने लग जाती है। तभी उन दोनों की नज़र एक लिमिटेड एडिशन इंडो वेस्टर्न साड़ी पर जाती है। इससे पहले सिया उस बॉक्स के करीब जाकर साड़ी को देखती, निशा उसे धक्का देते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। सिया उसे इग्नोर करते हुए बोलती है, तो क्या तुम्हारे लिए है? सिया को खुद को इग्नोर करते हुए निशा उसे टॉन्ट मारते हुए बोलती है, हाँ मैं कम से कम इसे अफोर्ड तो कर सकती हूँ, पर तुम्हारी पॉकेट मनी के हिसाब से तो तुम वो भी नहीं कर सकती हो। उसकी बातें सुनकर सिया अब भी उसे इग्नोर कर रही थी, पर अब रैना का पारा हाई हो रहा था। अब निशा के लिए वही सच था जो कामिनी ने उसे बताया था, कि विराज ने बस सिया की खूबसूरती के लिए ही शादी की है। वो बस उसकी बैड वॉर्मर है, जिसके बदले में वो सिया की थोड़े पैसे दे देता है, पॉकेट मनी समझकर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रैना गुस्से से उसे कहती है। निशा रैना के मिलिट्री बैकग्राउंड के बारे में जानती थी, इसलिए वो उससे पंगे नहीं लेती थी। पर सिया कामिनी की कजन थी, इसी वजह से वो जानती थी कि कामिनी उसे पसंद नहीं करती है। उसे तो सिया विराज की शादी का पत्ता भी न्यूज़पेपर से चला था। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तुम्हारी दोस्त को ये बताना चाहती थी कि उसकी औकात इतनी महंगी ड्रेस पहनने की नहीं है, तो वो अपनी औकात के हिसाब से शॉपिंग करनी चाहिए। निशा कंसर्न्स आवाज में कहती है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सिया अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहती है। मेरे कहने का मतलब तुम अच्छे से समझती हो, तुम्हारी विराज की लाइफ में क्या जगह है क्या नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसे ऐसे बात करते देख जो लड़का निशा के साथ था, वो उसकी बाजू पकड़कर हल्के गुस्से से कहता है, क्या कर रही हो तुम? वो मिसेज सिसोदिया हैं। तुम एक ही कॉलेज में पढ़ती हो ना? अगर तुम लोगों की अगर आपस में नहीं बनती है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तमाशा बनाओ, और तमीज से बात करो उनसे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर निशा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, ओह कॉमन पीयूष, जो इसे जानते हैं उन्हें अच्छे से पता है। ये विराज सिसोदिया का खिलौना है, जिसे उसने शादी का नाम देकर अपना बिस्तर गर्म करने के लिए रखा है, और इसकी औकात इस ड्रेस को खरीदने की तो बिल्कुल भी नहीं है। सिया शांति से उसकी बात सुन रही थी, लेकिन उसका मन कर रहा था वो यहीं इस लड़की को जिंदा गाड़ दे। पर पब्लिक में गलत बेहवोय की वजह से विराज की इमेज पर असर पड़ता, इसलिए वो उससे झगड़ा नहीं करना चाहती थी। सिया मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़कर जवाब देने ही वाली होती है, जब वहां एक साथ 3 लोगों की आवाजें गूंजती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए उसके बारे में ऐसी घटिया बात करने की? उन तीनों के आने से वहां का और ही बदल जाता है। वहीं अब निशा के चेहरे पर घबराहट छा जाती है। फ्लैशबैक। विराज, अथर्व और राजवीर आज यहाँ एक क्लाइंट मीटिंग के लिए आए थे। वो क्लाइंट राजवीर के बहुत पुराने दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम राजवीर की बहुत हेल्प की थी। राजवीर उन्हें अपने मेंटोर की तरह देखता था, इसलिए वो उनसे मिलने पर्सनली आया था। जब रैना और सिया लंच के बाद दोबारा शॉपिंग के लिए आए थे, तो रैना ने अथर्व को फोन करके बताया था कि वो उसे शाम के मॉल से पिक कर ले।
उसे अपने लिए कुछ ड्रेस लेनी थी। उन दोनों के आने की बात सुनकर राजवीर और विराज भी उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ्लैशबैक एंड, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इतनी घटिया बातें कहने की। राजवीर जी की कड़क आवाज वहां गूंजती है। डैड, जो लड़की सामने से ऐसा बोल सकती है, वो भाभी की पीठ पीछे न जाने कैसी अफवाहें फैला रही है। अथर्व भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है, विराज इस लड़की को यहाँ से बाहर फिंकवा दो, ऐसा कचरा हमें अपनी जगह में नहीं चाहिए। राजवीर की बात सुनकर विराज बस हाँ में सर हिला देता है। उसका पूरा ध्यान सिया पर ही था। तभी निशा राजवीर जी को जवाब देते हुए बोलती है, मिस्टर सिसोदिया, मैंने कुछ भी गलत तो कहा नहीं। यकीन नहीं होता तो पूछ लीजिए इससे। उसकी बात सुनकर विराज जाकर सिया का हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ पकड़ने से सिया उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है। राजवीर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुमने इस घटिया लड़की को कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों इसकी घटिया बकवास सुनती रही? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल सुनकर सिया सिर झुकाकर कहती है, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। मेरी वजह से आपका नाम भी खराब होता। अगर तुम्हारा नाम मुझसे है तो मेरा नाम भी तुमसे है सिया। आगे से भूल कर भी किसी को भी अपनी डिसरिस्पेक्ट मत करने देना। तुम राजवीर सिसोदिया का गरूर हो, उसके सर का ताज हो तुम। तो आगे से किसी की फालतू बात मत सुनना ना सहना। विराज उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलता है। विराज की बातें सुनकर जहां सिया का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, वहीं निशा के चेहरे पर पसीना आने लग जाता है, क्योंकि कामिनी ने तो उसे बताया था कि विराज के लिए सिया की इंपोरेट्स नहीं रखती है, इसलिए उसने सबके सामने सिया की इंसल्ट कर दी थी। लेकिन अब वो सबके सामने गलत साबित हो रही थी। और जब उसने सिया को बोलना स्टार्ट किया था तो सिया ने उसकी बातों का कोई विरोध नहीं किया था। इसलिए उसे लगा जो भी कामिनी ने बताया था वो सब सच है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत इस समय उस पर सही बैठ रही थी। वही स्टोमी को सल्स पसंद थी। उनमें से एक ने इस इंसिडेंट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम में वो वीडियो ट्रेंडिंग में चल पड़ा था। लड़कियां जहां विराज के लुक और हॉटनेस की दीवानी थी, आज उसकी सिया से बोली हुई बातें से उन लड़कियों के लाइफ पार्टनर चूज करने के स्टैंडर्ड को और ऊंचा कर दिया था। तभी वो लड़का जो निशा के साथ था, पीयूष, आगे आकर विराज और राजवीर से माफी मांगते हुए कहता है, सर, आई एम रियली सॉरी फॉर हर बिहेवियर, प्लीज फॉरगिव अस। राजवीर उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, बेटा, जब तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम माफी क्यों मांग रहे हो? फिर निशा की ओर देखते हुए, और जिसने कीचड़ उछाला है उसे तो सजा मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। जिस पर पीयूष सिया से भी निशा की तरफ से माफी मांगकर वहां से जाने लगता है। जब वह वहां से जा रहे थे तो विराज उसे आवाज देते हुए कहता है, एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, अपने लिए ऐसी लड़की चुनो जो तुम्हें पब्लिक में इस तरह एम्ब्रेस ना करें। उद्धरण चिन्ह। पीयूष अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद विराज अपने शैडो गार्ड को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वह जाकर सिया के साथ फेयरवेल के लिए कपड़े सेलेक्ट करने लग जाता है। वहीं अथर्व राजवीर को गाड़ी तक छोड़ने के बाद रैना के साथ शॉपिंग करने में बिजी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर पीयूष और निशा मॉल से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वह बाहर आते हैं, पीयूष निशा के हाथ जो झटक जाता है। मैंने तुम्हें रोका था ना मिसेज सिसोदिया की बेइज्जती करने से, पर तुम तो खुद को पता नहीं क्या समझती हो। उसकी बात सुनकर निशा गुस्से से कहती है, मुझे क्या पता था कि सिसोदिया परिवार के तीनों आदमी वहीं पर होंगे। तुमने देखा नहीं कैसे वो चुप थी, मतलब वो गिल्टी थी। उसकी बात सुनकर पीयूष अपना सर न में हिला देता है। वह निराश होकर उससे कहता है, अपनी गलती होने के बाद भी तुम मानना नहीं चाहती हो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी, बट आई वांना ब्रेक अप विथ यू। पीयूष की बातें सुनकर निशा गुस्से में और तमतमा जाती है। तुम उन लोगों की बातों में आकर मुझे छोड़ना चाहते हो तो जाओ, मुझे तुम जैसे काय की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर पीयूष उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। वहीं उसके जाने के बाद निशा कामिनी को फोन करने लग जाती है। इससे पहले कामिनी फोन रिसीव करती एक गाड़ी उसके सामने खड़ी होती है। उसमें से दो मास्क मैन निकलकर उसे गाड़ी में बिठा देते हैं। ये सब इतनी जल्दी होता है कि निशा को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ। सिया और विराज शॉपिंग करते हुए एक ज्वेलरी स्टोर के पास से गुजर रहे होते हैं। जब सिया की नजर एक पायल की जोड़ी पर पड़ती है, सिया उसे देखते ही रह जाती है। उसे रुकता देख विराज उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह।
सिया मुस्कुराते हुए मना करती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब घर चलो, मैं थक गई हूँ। विराज उसकी बात मानकर वहां से चल पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वह अपने बॉडीगार्ड को इशारा कर देता है। उसके इशारे से बॉडीगार्ड उस ज्वेलरी शॉप में चला जाता है। सिया और विराज शाम के समय घर पहुंच जाते हैं। सिया जाते ही अपने बिस्तर पर फैलकर सो जाती है। उसे देखकर विराज उससे कहता है, सिया पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद रेस्ट करना। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सिया न में सिर हिलाते हुए बोलती है, नहीं विराज जी, मैं थक गई हूँ। थोड़ी देर बाद उठकर फ्रेश होने के लिए चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर विराज खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब वह बाथरूम से निकलता है तो सिया अभी भी सोई हुई थी। वह उसे सोता हुआ छोड़कर सिया के सिरहाने एक नोट रख कर चला जाता है। एक डार्क रूम में एक लड़की को अंधेरे में बांध कर रखा हुआ था। वह बेहोश पड़ी हुई थी। उसका मुंह लाल हुआ पड़ा था। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ तौर पर दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक लेडी बॉडीगार्ड उसे थप्पड़ मारकर जगा देती है। चेहरे पर झंझनाहट की वजह से वह चिल्ला उठती है, जिस पर वो गार्ड उसे फिर से थप्पड़ मार देती है। कौन हो तुम लोग, क्यों मार रहे हो मुझे? वहां पर एक बार फिर से सन्नाटा छा जाता है। तो वह दोबारा उनसे रोते हुए पूछती है, मुझे क्यों बांधा हुआ है? छोड़ो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा हुआ है आपका? तभी वहां पर जूतों की आवाज आती है। वुडन फर्श पर उन जूतों की आवाज डरावनी लग रही थी। वह आदमी वहां जाकर उस लड़की के सामने खड़े हो जाते हैं, कौन हो तुम? क्यों मुझे यहाँ पकड़ा हुआ है? उद्धरण चिन्ह। तभी एक डाकौरा उसे घेरते हुए बोलता है, तुम्हारी मौत हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर वह रोते हुए बोलती है, पर मैंने आपका क्या बिगाड़ा हुआ है? उद्धरण चिन्ह। तुमने मेरे अक्रूर को ललकारा है। तुमने उस लड़की की इंसल्ट करने की जुर्रत की है जो विराज सिसोदिया की आंखों का तारा है। आज तुम्हारी वजह से उसकी आंखें नम थी। मुझे माफ कर दीजिए सर। वो सब बस एक गलतफहमी थी बस। प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए। निशा रोते हुए बोलती है। उसकी बात सुनकर विराज गुस्से से बोलता है, एक बार के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता अगर तुमने मुझे इंसल्ट किया होता, पर तुमने मेरी बीवी को इंसल्ट किया। तुम लड़की को तो तुम्हें मैं टॉर्चर तो नहीं करूंगा, पर तुमने मेरी बीवी को बेडवॉर्मर कहा था ना। अब तुम एक्सपीरियंस करोगी बेडवॉर्मर होती कौन है। विराज की बात सुनकर निशा बुरी तरह से रोने लगती है। सर, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कामिनी से पूछा था, उसने ही कहा था आप सिया को पसंद नहीं करते हो। आपने उसे सिर्फ अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए रखा है। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर विराज कुछ देर सोचकर कहता है, क्या गारंटी है तुम यहाँ से चली जाओगी? किसी के कहने पर तुमने मेरी बीवी को बदनाम कर रही हो। कल को फिर किसी ने कुछ कहा तो तुम फिर उसे भी यही कहोगी। उद्धरण चिन्ह। निशा रोते हुए ना में अपना सिर हिला रही थी। जब विराज अपने लेडी बॉडीगार्ड से कहता है, इस लड़की को इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। इसने तुम्हारी मैडम की इंसल्ट की है, तो याद रखना कोई दया मत दिखाना, नहीं तो कल का सूरज तुम लोग नहीं देख सकते हो। और तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगा रहा हूं, पर तुम्हें बिना सजा के भी नहीं छोड़ सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। कहकर विराज वहां से चला जाता है। अभिमन्यु के घर पर अभिमन्यु अपने दादाजी के साथ हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। सोशल मीडिया के साथ साथ टीवी चैनल पर भी वो वीडियो सर्कुलेट हो रहा था। हालांकि विराज ने उस वीडियो को हटवा दिया था, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, इस बार ये लोग कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं क्या? उद्धरण चिन्ह। दादू, जहां तक मैं जानता हूं सिया अपने इन-लॉज की बहुत तारीफ करती है, और इस वीडियो के हिसाब से विराज के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर ये सब उनका दिखावा भी तो हो सकता है। अभिमन्यु चेहरे पर उदासी लिए कहता है। न्यूज देखते हुए ही बलराज जी गुस्से से कहते हैं, दिखावा ही होगा, मेरे घर को उजाड़ कर वो उसे थोड़ी सी खुशियां दे रहे हैं। अपना मकसद मत भूलो। अपने दादा की बात सुनकर अभिमन्यु बिना किसी एक्सप्रेशन से उन्हें कहता है, मैं जानता हूँ दादू मुझे क्या करना है क्या नहीं, आप चिंता मत कीजिए। उसकी बात सुनकर वो थोड़ी देर बाद उससे कहते हैं, कृष्णा की तबीयत में कुछ सुधार हुआ क्या? उदास होकर बलराज जी अभिमन्यु से पूछते हैं। डॉक्टर इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं। उम्मीद है आंटी अपने कोमा से जल्दी ही बाहर आ जाएगी। अभिमन्यु एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट से कहता है, बस एक बार मेरी बेटी होश में आ जाए, मैं उस राजवीर और उसके परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
बलराज जी नफरत से कहते हैं। और उस लड़की का क्या हुआ जिसने सिया को बेइज्जत करने की कोशिश की थी? उद्धरण चिन्ह। उसका कुछ पत्ता नहीं चला रहा है। मॉल के बाहर आने के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गई थी। मैंने आदमी लगाए थे उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो गायब हो गई है। अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है। वहीं दूसरी ओर कामिनी निशा को फोन करते करते परेशान हो जाती है, लेकिन उसका नंबर नहीं लगता है। थक हार कर कामिनी अपने फोन को बिस्तर पर फेंक देती है। वह अपनी थकान और चिंता मिटाने के लिए गर्म पानी से शॉवर लेने के लिए चली जाती है। जब आधे घंटे बाद वह बाहर आती है, तो उसके फोन पर कुछ नोटिफिकेशन आए हुए थे। वह बाल सुखाते सुखाते अपने फोन को चेक करने लगती है, जब उसका ध्यान अननोन नंबर से आए हुए फोटोग्राफ्स पर जाता है, जिसे देखकर उसके हाथों से फोन गिरते गिरते बचता है। फेयरवेल पार्टी के लिए सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे। अभिमन्यु सोलो डांस और सिंगिंग कर रहा था। वहीं सिया और रैना ने भी अपनी कमर कस ली थी। दूसरी ओर महक और अर्जुन एक स्टूडियो के अंदर डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, जहां महक बार बार गलत स्टेप कर रही थी, जिसकी वजह से अर्जुन फ्रस्ट्रेट होकर उससे कहता है, अगर तुमसे नहीं होगा तो तुम मुझे बता दो, हम कोई और सॉन्ग चूज कर लेंगे, कम से कम इसमें टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। उसकी बात सुनकर महक सैड हो जाती है। उसका ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से वो स्टेप्स में गलतियां कर रही थी। वो दोनों के बार फिर से डांस प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, लेकिन इस बार महक ने गलती से अपना पैर अर्जुन के पैरों के बीच में रख दिया था, जिससे उन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है। वह जल्दी से हड़बड़ाते हुए अर्जुन को सॉरी बोलने लगती है। वहीं आज अर्जुन को भी महक कुछ परेशान लग रही थी। वह महक के कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। महक ना में अपना सिर हिलाकर उसे कहती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद मैं थक गई हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम आज के सेशन यही खत्म कर देते हैं। कल फिर से प्रैक्टिस करते हैं। परसों तक बिल्कुल रेडी हो जाएगी तुम्हारी परफॉर्मेंस। अर्जुन उसका हौसला बढ़ाते हुए बोलता है। अर्जुन को महक का बर्ताव भी आज कुछ अलग लग रहा था। वह उसको लेकर वहां से उसके घर छोड़ देता है, और खुद आज वह कपूर मेंशन न जाकर सिया से मिलने उसके घर चला जाता है। वह हॉल में ही बैठा होता है, जब विराज और सिया साथ में घर आ रहे थे। उसे हॉल में बैठे देखकर वो दोनों सीधे उससे मिलने आ जाते हैं। विराज सिंगल साइडेड सोफा पर बैठा हुआ था, वहीं अर्जुन और सिया दोनों एक साथ बैठे हुए थे। भाई क्या हुआ, आप यहाँ? सिया अपनी बात आगे बोलती उससे पहले विराज उससे सवाल करता है, क्यों तुम्हें अंकल ने घर से निकाल दिया क्या, जो तुम अपनी बहन के ससुराल में आ गए हो? आप चुप रहिए, सिया विराज को घूरते हुए बोलती है। तभी अर्जुन उनसे कहता है, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ क्या? भूलो मत, ये मेरी बहन का घर है, उसके साथ साथ मेरे दोस्त का भी है, और मुझे सिया से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अर्जुन की बात सुनकर विराज कहता है, तुम्हें जो भी बात करनी है मेरी बीवी से मेरे सामने करो। उद्धरण चिन्ह। मुझे तुमसे नहीं, सिया से बात करनी है। अर्जुन एकटुक विराज को बता देता है। विराज जी आप जाए यहाँ से। मैं क्यों जाऊं, ये मेरा भी घर है, और इस टाइम मेरा मन हॉल में बैठने का कर रहा है। विराज एक नकली मुस्कान देते हुए कहता है। सिया और अर्जुन वहां से उठकर सिया के पर्सनल स्टडी रूम की तरफ जाने वाले होते हैं, जब उन दोनों को विराज की आवाज सुनाई देती है। उसे कैसे प्रपोज करना है, ये प्लान बनाने के लिए तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं थी। सिया और अर्जुन हैरानी से पीछे मुड़ते हुए विराज की तरफ देखने लगते हैं, जो अभी भी सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रहा होता है। तुम्हें आपको कैसे पता? वो दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। उनका सवाल सुनकर विराज एक शातिर स्माइल देते हुए बोलता है, गेस करो। वो दोनों सोफे पर बैठकर सोचने लग जाते हैं कि उन्होंने कब कोई लिंक छोड़ा है जिसकी वजह से विराज को पता चला, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। बीवी इस घर में बाहर ही नहीं पर हॉल के चप्पे चप्पे में कैमरा लगे हुए हैं। तुम दोनों को क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे थे? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अर्जुन और सिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों हॉल में बैठकर जंक फूड खाते हुए विराज की बुराइयां करते थे। सिया की शक्ल तो रोने वाली हो गई थी। उसे पिछले जन्म में भी कोई आइडिया नहीं था कि घर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। हब्बी, मैं तो बस महक के लिए चिंतित थी। ऐसे किसी अनजान से शादी करने के बजाय मुझे लगता है अर्जुन भाई से उसकी शादी हो जाती। आखिरकार अर्जुन भाई स्मार्ट है, हैंडसम है, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है उनकी। सिया अर्जुन के मसल्स दिखाते हुए बोलती है, और कमा भी ठीक ठाक लेते हैं।
ये हमारी महक को बहुत खुश रखेंगे। सिया अर्जुन की साइड लेते हुए बोलती है। उसकी बात सुनकर विराज मुंह बनाते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा है बीवी, तो अपना ये चटपट मुंह बंद करो। फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए, मुझसे स्टडी रूम में मिलो, बात करनी है तुमसे कुछ, कहकर विराज वहां से सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वहीं सिया और अर्जुन बेचारगी से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अर्जुन विराज के स्टडी रूम में अंदर आता है। जब विराज सीधे ही उसके मुंह पर पंच मार देता है, अर्जुन को एकदम से कुछ समझ नहीं आता है। उतनी ही दूर में दूसरा पंच उसके पेट में पड़ जाता है। क्या कर रहे हो तुम? बच्चे की जान लोगे क्या? अर्जुन ड्रामा करते हुए बोलता है। ये बात विराज भी जानता था। जो आदमी दुनिया के नजर में इतना फन लविंग है, वो असल जिंदगी में किसी को टॉर्चर करने के समय पलक तक नहीं झपकाता है। भला उसे विराज के 2 पंच से क्या ही असर पड़ता। ये तुम दोनों को मेरी बहन के पीछे पड़ने से पहले पता होना चाहिए था। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरी दुनिया में तुझे मेरी ही बहन मिली थी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, कहकर विराज एक बार फिर उसे मारने वाला होता है। उससे पहले अर्जुन उसके हाथ को पकड़ लेता है। क्या कर रहे हो तुम? प्यार करता हूँ मैं उससे, वो भी सच्चे वाला। अर्जुन विराज का हाथ छोड़कर सोफे पर बैठ जाता है, पर वो नहीं करती। उसे तो बस अपने कॉलेज में किसी लड़के को बताना है जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा है, कि उसकी जिंदगी में कोई और है जिसे वो पसंद करती है। विराज आंखें छोटी करते हुए बोलता है, क्या मतलब? उसकी बात सुनकर अर्जुन एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, उसके कॉलेज का कोई लड़का है जो उसे परेशान करता रहता है। उसने कई बार उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, क्लासरूम में, वॉशरूम से आते टाइम, कॉलेज में, तो उसने परेशान होकर सबके सामने कह दिया कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो उससे प्यार करती है। जब उस लड़के ने उसकी बात नहीं सुनी तो महक ने फेयरवेल पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड को लाने की शर्त लगा दी। अर्जुन की बात सुनकर विराज गुस्से में भर जाता है। किसकी हिम्मत हो गई विराज सिसोदिया की बहन को परेशान करने की? शायद वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका है, और डैड ने उसके साथ गार्ड क्यों नहीं भेजे हैं? उद्धरण चिन्ह। विराज की बात पर अर्जुन टेंशन में कहता है कि क्योंकि महक खुलकर एक आम लड़की की तरह जीना चाहती थी, लेकिन उस लड़के ने एक बार उसे अकेला पाकर क्लासरूम का दरवाजा बंद कर उसे हैरेश करने की कोशिश की थी। पर सही समय पर महक के दोस्त आ गए और उन्होंने उसे बचा लिया था। और वो यहाँ के मिनिस्टर का बेटा है, और तुम जानते हो उसका बाप एक गुंडा है, इसलिए महक की सेफ्टी के लिए मैंने अपने कुछ गार्ड लगाए हुए हैं जो छिपकर उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर 5 मिनट में महक उन्हें नहीं मिलती तो लेडीज गार्ड दरवाजा तोड़ने से भी पीछे नहीं हटेगी। विराज उसकी बात पर गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारकर कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को तंग करने की? उसे उसके किए की सजा तो मैं जरूर दूंगा। वैसे भी मिली और जैकी विराज के टाइगर चैप्टर 8 ने बहुत दिनों से शिकार नहीं किया है। उसकी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर भी एक कातिलाना मुस्कान आ जाती है। वाई विराज अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, पर तुम मेरी बेवकूफ बीवी से क्या सलाह ले रहे हो? वो तो खुद इस मामले में जीरो है। अगर मैंने उसे, उद्धरण चिन्ह। विराज के इतना बोलते ही स्टडी रूम का दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है। अर्जुन और विराज हैरानी से सिया को देखने लगते हैं। फ्लैशबैक। सिया जो हॉल में अकेले बैठकर टेंशन में अपने नाखून चबाने लग जाती है, उठकर स्टडी रूम की तरफ चल पड़ती है। फ्लैशबैक एंड। उत्तराखंड के एक जंगल में। ये जंगल उत्तराखंड में हिमालय रीजन का हिस्सा था। अधिकतर ठंड के मौसम में हमेशा बर्फ से घिरा रहता था। देवदार के पेड़ों से घिरे उस जंगल के बीच में छोटी सी पहाड़ी में गुफा थी। उस गुफा में एक आदमी एक तांत्रिक के सामने खड़ा था। वह तांत्रिक कुछ मंत्रोच्चार कर रहा था। अंदर के माहौल को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यहाँ पर ठंड है। उस आदमी को पसीने पड़ रहे थे, जबकि वह तांत्रिक बिना किसी समस्या के हवन कुंड में आहुति डाल रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी पूजा पूरी होती है तो वो तांत्रिक उसे कहता है, वो वक्त से लड़कर आ गई है उसे बचाने के लिए। वो अपने वापस आने का मकसद जाने उससे पहले उससे फिर से मरना होगा। अगर वो सब एक साथ हो गए तो हम उस दिव्य शिव प्रतीक और उस हीरे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वह आदमी हल्की चिंता से कहता है, लेकिन बाबा हम उसे और उसके साथियों को ढूंढेंगे कहाँ? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर वह तांत्रिक आंखें बंद करता है। मैं अपनी साधना के बल पर कह सकता हूँ वो बहुत जल्द यहाँ आएंगे। तुम्हें उन्हें खुद पहचानना होगा। वह आदमी फिर से उससे कहता है, लेकिन हम उनकी पहचान कैसे करेंगे? इस खंजर से। वह तांत्रिक अपने आसन पर से उठते हुए कहता है, ये खंजर ही उस इंसान को मार सकता है जो दिव्य प्रतीक और उस हीरे तक हमें पहुंचाएगा।
लेकिन जब तक हम उन तक नहीं पहुंच जाते हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन बाबा पहले इससे मार नहीं सकते पर उस प्रतीक और हीरे मिलने के बाद ही मार पाएंगे। ऐसा क्यों? वह आदमी कंफ्यूजन से कहता है। क्योंकि कुछ देव शक्तियां जो उस प्रतीक की रक्षा कर रही हैं, वो उन्हें कुछ नहीं होने देगी। लेकिन जब वो प्रतीक हीरे सहित बाहर आएगा, तब सब देव शक्तियां भी उसके आगे नतमस्तक होंगी। तभी हम उन रक्षकों को मार सकेंगे। उन दोनों चीजों की मदद से जहां मेरी तांत्रिक शक्तियों में 1000 गुना का मुनाफा होगा, वहीं वो हीरा तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा। वो देव शक्तियां पूरी कोशिश करेगी उन दोनों को मंदिर में स्थापित करने की। लेकिन उस दिव्य प्रतीक और हीरे के रक्षकों के मरने के बाद ये इनका महज सपना ही बनकर रह जाएगा। वह तांत्रिक एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहता है। वहीं वो आदमी भी गुफा से बाहर चला जाता है। सिया के अचानक स्टडी रूम का दरवाजा खोलने की वजह से विराज और अर्जुन दोनों उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। सिया का फूला हुआ मुंह बता रहा था उसने विराज के मुंह से खुद की बुराई सुन ली थी। ओह, तो मैं बेवकूफ हूँ। मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है ना। वो तो आप ही थे जिसने मुझे सब कुछ सिखाया, नहीं तो मैं तो डफर हूँ ना। सिया ड्रामेटिक तरीके से विराज की नकल करते हुए बोलती है। उसे विराज की नकल उतारता देख अर्जुन की हंसी फूट रही थी, क्योंकि सिया उसके तरह एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर रही थी। वही विराज की उसे देखकर बोलती बंद हो गई थी। वो थोड़ी हिम्मत करके बोलता है। बीवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा तुम रूम में होगी। उद्धरण चिन्ह। सिया एक बड़ी सी स्माइल ला करके कहती है, क्यों, अच्छा ही हुआ ना मैं यहाँ आ गई। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता मेरे प्यारे पतिदेव मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उद्धरण चिन्ह। आज से ये स्टडी रूम ही आपका रूम है। बेडरूम में घुसने की तो सोचना भी मत, नहीं तो मैं आपका सर फोड़ दूंगी। लास्ट लाइन बोलते बोलते उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो गए थे कि वो अभी विराज का सर फोड़ देगी। स्टडी रूम से जाते जाते सिया विराज को घूरते हुए देखकर अर्जुन को डिनर करने के लिए नीचे आने को कहती है। उसके वहां से जाते ही अर्जुन जोर जोर से हंसने लगता है। अपनी हालत तो देखो, कोई कह ही नहीं सकता है तुम वही विराज सिसोदिया हो जिससे लोग डरते हैं। तुम्हारी बीवी के आगे तो तुम्हारी थोड़ी सी भी नहीं चलती है। उसे हंसता देखकर विराज का पारा हाई हो जाता है। वह टेबल पर से एक पेपर वेट उठाकर उसकी तरफ मारने के लिए उठाता है। उससे पहले ही अर्जुन वहां से भाग जाता है। विराज गुस्से में उसे कोश ही रहा होता है, जब एक बार फिर से स्टडी रूम का दरवाजा खुलता है और इस बार अर्जुन गर्दन अंदर घुसा कर कहता है, वैसे तो मेरी बहन ने तुझे डिनर करने के लिए नहीं बुलाया है, पर मैं तुझे बुला रहा हूँ। जल्दी आ जाना, नहीं तो कमरे से तो निकाल दिया है, कहीं भूखा ही न रहना पड़े तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। विराज फिर उसे कुछ सुनाता उससे पहले ही वो डाइनिंग हॉल की तरफ भाग जाता है। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर 3 लोग बैठे हुए थे। सिया विराज को ऐसे घूर रही थी जैसे वो उसका कत्ल ही कर देगी। विराज सिया के एक्सप्रेशन देखकर चुपचाप अपना खाना खा रहा था। थोड़ी देर में उनका डिनर खामोशी में खत्म हो गया। सिया डिनर के बाद फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है। जब वह बाहर निकलती है तो उसके बिस्तर पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा होता है। सिया उत्सुकता से उस गिफ्ट बॉक्स को खोलने लगती है। जब वह उसे खोलती है तो उसकी हैरानी की सीमा नहीं होती है। ये वही पायल थी जो उसे उस दिन मॉल में पसंद आई थी, लेकिन निशा के वजह से मूड खराब होने पर उसने उसे नहीं खरीदा था। वह एक्साइटमेंट में पायल को पकड़कर नाचने लगती है, जिसकी वजह से पायल में जो घुंघरू लगे थे वो अलग ही झनकार पैदा कर रहे थे। वह थोड़ी देर यूं ही उन पायलों को देख रही थी, जब कमरे का दरवाजा खुलता है। विराज को देखकर सिया फिर से मुंह फूला देती है। उसके हाथ में पायल को देखकर विराज मुस्कुरा देता है। वह सीधा उसके पास जाकर बेड पर बैठ जाता है। आप यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ना आप स्टडी रूम में सोएंगे। उद्धरण चिन्ह। विराज उसकी बात का कोई जवाब न देते हुए उसके हाथ से पायल लेकर देखने लगता है। उसे चुप देखकर सिया गुस्से से बिस्तर से उठने वाली होती है, जब विराज उसका हाथ खींचकर उसे बिस्तर पर गिरा देता है। गिरते ही सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वह उठने की कोशिश कर रही थी जब विराज उसे अपने नीचे दबा देता है। वो उसके हाथों और पैरों को कंट्रोल करके उसकी गर्दन में अपना फेस दल देता है। उसकी गर्म सांसें सिया की गर्दन पर पड़ रही थी। बीवी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। उद्धरण चिन्ह। सुना मैंने अपने कानों से, मेरी बीवी बेवकूफ है। उसे तो, सिया आगे बोलती विराज उसके होंठों पर एक क्विक किस कर लेता है। मेरे कहने का मतलब था तुम बहुत भोली भाली हो, मासूम हो, बस वो टाइमिंग गलत हो गई थी।
झूठ मत बोलो, अगर मैं दरवाजा नहीं खोलती तो आप तो मेरी बुराइयों की लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेते। अच्छा, मैं बुराइयां करता हूँ तो वो क्या था जो तुम दोनों भाई बहन मिलकर मेरी पीठ पीछे करते हो? तुम्हारा बाहर का खाना जो चोरी छिपे खाते हो। वो अपनी नाक सिया की गर्दन पर रगड़ते हुए बोलता है। उसके इस एक्शन की वजह से सिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। वो हकलाते हुए कहती है, आप मेरे ऊपर से उठो, इतने भारी हो आप। बीवी, बात मत बदलो, और मैं भारी हूँ या नहीं पूरी उम्र झेलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कहकर वो उसकी गर्दन पर जोर से बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से सिया की चीख निकल जाती है। वह आंखें छोटी करते हुए उसे घूरने लग जाती है। बीवी, ऐसे मत देखो, मेरी नीयत डोल जाएगी। उसकी बात सुनकर सिया उसे अपने ऊपर से धक्का देने लगती है, जिसे देख विराज खुद को उठकर उसे बिस्तर पर बिठा देता है। तभी उसकी नजर साइड में पड़ी पायल पर जाती है। वह उस पायल को उठाकर एक नजर देखता है, फिर सिया के पैर को पकड़ के आगे कर देता है। वह बड़े ध्यान से सिया को पायलें पहनाता है। सिया भी अपने ध्यान में ही पायलें पहनकर बिस्तर पर ही धीरे धीरे अपने पैर थपथपाने लगती है। उनसे निकली घुंघरू की आवाजें उसे बहुत पसंद थी। वही सिया को देखकर विराज की काली आंखें और गहरी हो जाती है। वह सिया को कमर से खींचकर अपने पास कर लेता है। बीवी, नेक्स्ट टाइम कभी भी रात को पायल मत पहनना। उसकी बातें सुनकर सिया कंफ्यूज होकर उसको देखने लग जाती है। पर क्यों? उसका ये कंफ्यूजिंग लुक उसे और ज्यादा एल्यूरिंग बना रहा था, जिसे देखकर विराज का रहा सहा कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। बस तुम थोड़ी देर में जान जाओगी। विराज बड़े ध्यान से सिया को पायलें पहनाता है। सिया भी अपने ध्यान में ही पायलें पहनकर बिस्तर पर ही धीरे धीरे अपने पैर थपथपाने लगती है। उनसे निकली घुंघरू की आवाजें उसे बचपन से ही बहुत पसंद थी। वही सिया को देखकर विराज की काली आंखें और गहरी हो जाती है। वह सिया को कमर से खींचकर अपने पास कर लेता है। बीवी, नेक्स्ट टाइम कभी भी रात को पायल मत पहनना। उसकी बातें सुनकर सिया कंफ्यूज होकर उसको देखने लग जाती है। पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। उसका ये कंफ्यूजिंग लुक उसे और ज्यादा एल्यूरिंग बना रहा था, जिसे देखकर विराज का रहा सहा कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। बस तुम थोड़ी देर में जान जाओगी। इससे पहले सिया कुछ समझ पाती, विराज के होंठ उसके होंठों पर थे। वह फोर्सफुली उसके लिप्स को किस करने लगता है, जिसकी वजह से सिया को दर्द की अनुभूति होती है। लेकिन विराज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके होंठ सिया के होंठों को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे। वहीं उसके हाथ उसके कपड़ों के अंदर जा रहे थे। सांस न आने की वजह से सिया झटपटाने लगती है, लेकिन विराज का कोई मूड नहीं था उसे छोड़ने का। जब सिया लगभग बेहोश होने वाली होती है जब वो उसे छोड़ता है, सिया लंबी लंबी सांसें भरने लगती है। उसकी ऊपर नीचे होता सीना विराज की चेस्ट से टकरा रहा था। शायद इस समय तक सिया ये नहीं जानती थी उसे देखकर विराज के मन में कितनी दाग डिजाए पनप रही है। सिया के होश संभालने से पहले ही विराज के होंठ उसके चेहरे पर चलते हुए उसकी गर्दन पर पहुंच चुके थे। बीवी, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन आई हैव एवर मेट। आई एम सो मच लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। उद्धरण चिन्ह। विराज की बातों से सिया अपनी सुध बुध खो चुकी थी। उसे सिर्फ विराज के होंठों की मूवमेंट महसूस हो रही थी। सिया उसके हाथ सिया के कपड़ों को उससे कब अलग कर चुके थे सिया को पता ही नहीं चलता है। वहीं दूसरी तरफ सिया अपनी डिजाए की वजह से अपने पैर बिस्तर पर रगड़ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी पायलों का शोर हो रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे में सिया की सिसकियों और विराज के एक्साइटमेंट के साथ साथ उसकी पायलों का शोर माहौल को बहुत ही रोमांटिक बना रहा था। उसके घुंघरू की आवाज विराज को उसे और ज्यादा परेशान करने के लिए उकसा रही थी। इसी तरह सुबह के 4 बज रहे थे जब विराज उठकर सिया के बगल में लेट गया। सिया का थककर बहुत बुरा हाल हो चुका था। उसका जिस्म लव बाइट से भरा हुआ था। वहीं उसके होंठ सूज चुके थे। उसमें उंगली हिलाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वहीं विराज भी थककर उसे हक करके वैसे ही सो गया। जहां एक तरफ ये लव बर्ड्स पूरी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरी के बाहों में सोए हुए थे, वहीं दिल्ली से दूर उत्तराखंड में उन्हें रास्ते से हटाने की साजिशें बना रहे थे। जहां एक और राहुल और कामिनी विराज की जान के दुश्मन बने थे, वहीं दैविक प्रतीक और हीरे के लिए सिया और उसकी दोनों की जान पर बनाई थी। दूसरी ओर अभिमन्यु अपने कमरे में बैठा हुआ था। सुबह हो चुकी थी लेकिन वो कुछ परेशान था। उसने कृष्णा, बलराज की बेटी के केस की फिर से छानबीन के लिए जो लगाए थे, उनमें से 2 की मौत हो चुकी थी। वहीं कोई इस केस से जुड़े लोगों को मार रहा था। जितना आसान पिछली बार इन्वेस्टिगेशन करना रहा था, इस बार ये बात इतनी आसान नहीं रही है।
कोई चाहता था कि अभिमन्यु उस केस की तह तक न पहुंचे। लेकिन वो इंसान थे कौन? जहां पिछली इन्वेस्टिगेशन में हर सबूत राजवीर की तरफ इशारा कर रहा था, वहीं इस बार की इंफॉर्मेशन के अनुसार इस कार में पहले राजवीर जाने वाला था। जबकि एंड मूवमेंट पर अनाहिता की तबीयत खराब हो गई और जल्दी जल्दी में वो सिया के पापा की गाड़ी जो बाहर खड़ी थी में ही चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ पिछली रिपोर्ट थी, जिसमें इसके उल्टा था। उसके अकॉर्डिंग राजवीर ने जानबूझकर उन्हें अपनी कार में बिठा दिया था। उसका सर चकरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस रिपोर्ट पर भरोसा करे। थक हार कर वो राज को फोन करके दोबारा से केस इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। वह अपनी उलझनों से बचने के लिए सुबह 5 बजे ही रनिंग करने के लिए निकल जाता है। उसके घर से 20 मिनट की दूरी पर एक पार्क था जहां लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे। जल्दी आने की वजह से उस टाइम पार्क में कोई नहीं था। अभिमन्यु अपने स्ट्रेस से निजात पाने के लिए यहाँ आया था। वह एक बेंच पर अपनी आंखें मूंदे बैठा हुआ था। ठंडा मौसम, ताजी हवा, पक्षियों की आवाजें उसके मन में एक अलग ही शांति की अनुभूति करवा रहा था। तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी, जो अपने ही ध्यान में गुनगुनाते हुए अपने व्हाइट कलर के पोमेरियन को वॉक करवा रही थी। अभिमन्यु अपनी आंखें खोलकर उस तरफ देखता है। एक लड़की ब्लैक कलर का ट्राउजर और शर्ट पहने हुए थे। वह चलते हुए उसकी तरफ आकर उसे मुस्कुराते हुए मॉर्निंग विश करती है। जब अभिमन्यु उसकी मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं देता है, तो वो लड़की भी उसे इग्नोर करके फिर से अपने डॉग को लेकर वॉक के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वह लड़की राउंड लगाकर वापस वहीं आ जाती है। वह अभिमन्यु से 2 बेंच छोड़कर बैठ जाती है। अभिमन्यु अपनी सीट से उठकर उसके पास जाता है। गुड मॉर्निंग। वह लड़की अभिमन्यु को इग्नोर करके अपने डॉग से कहती है, टोजो हमें ऐसे किसी अनजान से बात नहीं करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु को हंसी आ जाती है। थोड़ी देर पहले वो ही गुड मॉर्निंग विश करके गई थी। अभिमन्यु जाकर उसके साथ बैठ जाता है। वह उस डॉग को देखकर कहता है, ओह क्यूट गाय, तो तुम्हारा नाम टोजो है। बहुत ही क्यूट है तुम्हारी तरह। वैसे मेरा नाम अभिमन्यु है, तुम चाहो तो मुझसे दोस्ती कर सकते हो। टोजो अपनी पप्पी आय से अभिमन्यु को देखने लग जाता है। वह अपना पाँव आगे कर देता है अभिमन्यु से हैंड शेक करने के लिए। टोजो भाई ने किसी भी अनजान से बात करने के लिए मना किया है ना, तुम इनसे बात नहीं कर सकते हो। वह उस डॉग को डांटते हुए बोलती है, जिस पर टोजो उसकी गोद से छलांग लगाकर अभिमन्यु की गोद में आ जाता है। वो लड़की उसे छीनकर अपनी बाहों में उठा लेती है। चलो टोजो, हम कल आएंगे। अब ऐसे अनजान लोग गुंडे भी हो सकते हैं। हमें हमारी सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। अरे जाने से पहले अपना नाम तो बता के जाओ। और ये पार्क है, यहाँ इतने सारे लोग आ हुए हैं, देखो। वो लड़की अपने चारों ओर देखती है, जहाँ कुछ लोग दौड़ रहे होते हैं और कुछ बुजुर्ग लोग आराम से चल रहे होते हैं। अमायरा नाम है मेरा। वह लड़की अभिमन्यु से दूर जाते हुए बोलती है। कौन है अमायरा? कौन कर रहा है साजिश विराज और सिया को मारने की? टू बी कंटिन्यूड।